दोस्तों भारत और चाइना के बीच एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है और हर मीडिया जो है हर आर्टिकल में यह दिखाया जा रहा है आपको कि यहां पर भारत चाइना के सामने दब गया है, भारत चाइना के सामने झुक गया है। लेकिन आपको मैं सच्चाई बताने वाला हूं कि यह जो डील हुई है, जो एनएसए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चाइना के अंदर गए थे, तो उनके बीच जो है क्या बातचीत हुई है और किन किन चीजों किन किन पॉइंट्स पे हमने बात की है चाइना से, वो सारे पर्दे मैं आपके सामने खोलने वाला हूं, वो सारे धागे खोलने वाला हूं। तो दोस्तों आप ये बात बिल्कुल मत समझना कि पूरी तरीके से यहां पर इंडिया दब गया है, क्योंकि ये दो धारी तलवार है दोस्तों। यहां पर अगर थोड़ा सा भी अपने बैलेंस गड़बड़ाया तो सीधे वॉर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो दोनों कंट्री के लिए यहां पर नुकसान देखने को मिल सकता है। यह बात चाइना भी जानता है और यह बात भारत भी जानता है। तो यहां पर डिप्लोमेसी से काम करना पड़ेगा हमें भी और चाइना को भी। चाइना यह बात पूरी तरीके से समझ रहा है और चाइना क्यों इतना जोर डाल रहा है इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेश एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में ज्वाइन का बटन दोस्तों जरूर दबाना और इस वीडियो को हर भारतीय के साथ शेयर कर दो। सबसे पहले मेरे जितने भी भाई जितने भी बहन हैं उन सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयों को छुइए और अपने जीवन को सफल बनाएं, हमेशा खुशी रहें। दोस्तों आप सभी को रक्षाबंधन की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों यहां पर देखिए भारत और चीन के बीच एक डील हुई है और उनमें 8 पॉइंट्स मेनली जो यहां पर बताए जा रहे हैं, 8 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा हुई है। वो 8 पॉइंट्स भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहां पर जो मेन बात यह है कि लोगों को यह लग रहा है कि यहां पर भारत दब गया है। जो एनएसए गए थे वहां पर वैंग वी जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर है उनसे बातचीत हुई और बातचीत के बाद जो है पूरी तरीके से निष्कर्ष निकला। और आपको एक और बात बता देता हूं, यहां हमारी चाइना के साथ अगर सुलह होती है तो वहां अमेरिका के पेट में दर्द जरूर होगा दोस्तों, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत और चाइना के बीच के रिश्ते जो हैं सुधरे और यहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते रहें और अल्टीमेटली वॉर हमेशा होता रहे। ताकि वो जानता है कि मुझे अगर अपने हथियार बेचने हैं, मुझे अगर चाइना को पीछे करना है, भारत को पीछे करना है, उनकी इकोनॉमी को कोलैप्स करवाना है, तो मुझे सबसे पहले इन दोनों को लड़वाना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे बड़ा बैकलेस देखने को मिल रहा है अमेरिका को, क्योंकि यहां पर अगर हमने अपने जो है चीजें बॉर्डर डिस्प्यूट्स अगर सॉल्व कर लिए तो दिक्कतें उनको सबसे ज्यादा होने वाली है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2005 के एग्रीमेंट। 2005 में भी 2005 से हम आज तक 20 साल हो गए, करीबन 21 साल हो गए। तो आज तक जो है हम ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते आ रहे हैं। उस टाइम शुरुआत की थी और अभी तक ये डिस्प्यूट सॉल्व हो रहा है। दोस्तों आपको अगर टाइमलाइन दिखाऊं तो 1962 में हमने इंडो चाइना वॉर लड़ा, वहां पर जो है चीजें बदली। वहां पर फिर उसके बाद 1992 में पीस अकॉर्ड साइन हुआ। उसके बाद जो है और ज्यादा डिस्प्यूट्स जो चल रहे थे उनके ऊपर और सॉल्विंग की। फिर उसके बाद 1996 में भी हमने जो है बहुत सारी बातचीत की चाइना से और फाइनली 2005 में एक पॉलिटिकल डील हुई और वो डील के बहुत ज्यादा मायने हैं। उसी के बाद जो है ये हमने 8 पॉइंट्स पे बातचीत की है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, लेकिन उस टाइम जो है बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर आपको कैसे पता। मैं ये काम 7 साल से दोस्तों करते आ रहा हूं, तो मुझे पता, मैं इन चीजों को कीनली ऑब्जर्व करता हूं, फिर आपके सामने कोई बात रखता हूं। तो यहां पर मैंने पहले भी बता दिया था कि डोवाल जी यहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं और वो चीजों को और ज्यादा तेजी से सॉल्व करेंगे। लेकिन भारत के लिए ये बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकल स्टैंस है। क्यों आपको बताऊंगा। देखिए अब यहां पर पहले मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यहां पर देखिए, इंडिया चाइना टू पुश अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्ट ऑफ बॉर्डर डिलिमिटेशन। मतलब यहां पर अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्ट का क्या मतलब है कि आगे जो है चीजें वॉर की तरफ ना जाकर उससे पहले ही हम इन चीजों को रोक ले और बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व कर ले। क्योंकि जैसे ही हम इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लेंगे, जो वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनके जो रणनीति है वो सारी चीजें सफल नहीं हो पाएंगी, असफल हो जाएंगी। तो ये चीजें हमें पहले करनी पड़ेंगी और ये बात जो है भारत समझता है और चाइना भी ये बात अच्छी तरीके से जानता है। देखिए, इंडिया चाइना एडवांस बाउंड्री टॉक्स फॉर अर्ली हार्वेस्ट, सेटअप 2 न्यू हॉटलाइंस और 2 मोर मीटिंग पॉइंट्स। मतलब मीटिंग पॉइंट्स भी बनाए गए और अलग अलग मेंबर्स को असाइन किया गया, अलग अलग जो है डेजिग्नेशंस बनाई गई वहां पर और बहुत सारे जो है यहां पर अलग से अथॉरिटी बनाई गई
गई है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है चाइना और भारत के बीच में उनको तरीके से सॉल्व किया जा सके, क्योंकि हम इसको और ज्यादा एग्जेजरेट नहीं करना चाहते। भाई हमें अपने डेवलपमेंट पे काम करना है, तुम अपने डेवलपमेंट में काम करो भाई, हम कब तक ये बाउंड्री डिस्प्यूट से डील करते रहेंगे। तो यहां पर सीधी सिंपल स्टैंस दोनों का है कि भाई हमें अपने बाउंड्रीज को अब पूरी तरीके से सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो समझ में भारत को भी नहीं आ रही है, उनको भी नहीं आ रही है। तो चाइना का क्या स्टैंस है, क्योंकि उनकी आंखें छोटी हैं लेकिन दिमाग हमेशा खुला हुआ है, तो आप इन चीजों को समझना कि चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं अक्साई चीन वाला एरिया छोड़ू, आप समझिएगा। लेकिन यहां पर भारत उन चीजों को और ज्यादा पुश फॉरवर्ड करेगा जिससे जो है इन्हें भागना पड़ेगा। आप इन बातों को समझिएगा। यहां पर दो हॉटलाइंस जो है यहां पर बनाई गई है ताकि बातचीत हो सके, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं यहां पर होती क्या चीज है, अगर आप कॉल पे बात करते हो तो बहुत सारे जो है यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तो इसकी वजह से दोनों के बीच के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो यहां पे हॉटलाइंस भी बनाई गई हैं कि दोनों के बीच में अच्छे तरीके से बातचीत हो। अब दोस्तों यहां पर ये जो मैंने आपको बता दिया अक्साई चीन वाला एरिया जो है ये 1962 के वॉर के बाद जो है कंट्रोल में ले लिया चाइना ने, और इसी के बाद से जो है हमारी इसके लिए झड़प रहती है। और 2020 में गलवान का जो इंसिडेंट हुआ था आपको पता ही है, दो वॉर जो है हमने पूरी तरीके से लड़ी है इनसे, एक गलवान और एक अक्साई चीन वाला जो 1962 का है। दूसरा वाला मैं वॉर क्यों कह रहा हूं गलवान वाला, क्योंकि ये इसको जो है इंटरनेशनल मीडिया तक हमें कवर कर रहा था और बहुत सारे अभी भी हमारी आर्मी यहां पर डिप्लॉयड है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर चीजें कभी भी बिगड़ सकती हैं दोस्तों। तो यहां पर हम पूरी तरीके से तैयार है, हमारी आर्मी ट्रूप्स बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ भारत का मैप दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिएगा कि हमारे जो चाइनीज है उनके साथ ये जो बॉर्डर्स लग रहे हैं, ये जो बॉर्डर्स लग रहे हैं, सिक्किम का भी बॉर्डर लग रहा है यहां पर अरुणाचल का बॉर्डर लग रहा है। तो ये जो मैंने रेड लाइन किया है ये सारे बॉर्डर्स है चाइना के। तो यहां पर समझिए कि ये एक जो है वेस्टर्न फ्रंट है, ये ईस्टर्न फ्रंट है, और ये जो सिक्किम आ रहा है ये मिडिल फ्रंट है। ठीक है, ये मिडिल फ्रंट है। और यहां पर बात ये चल रही है कि जो मिडिल फ्रंट है दोस्तों, ये जो हिमाचल और उत्तराखंड और सिक्किम का एरिया है, यहां पर चाइनीजों को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं है और वो कोई ऐसा जो है दिक्कत नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जो है हमें किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका ही है, हमारा इसमें कोई क्लेम नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां है दोस्तों, ये जो वेस्टर्न फ्रंट है और ये जो ईस्टर्न फ्रंट है, अरुणाचल और अक्साई चीन वाला एरिया, लद्दाख वाला एरिया, वहां पर जो है प्रॉब्लम्स हो रही है चाइनीज को। तो चाइनीज ने क्या लिया था, उन्होंने बोला था कि भाई हम क्या करते हैं ना, हम जो है पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इन पे जो है हमारा कोई क्लेम नहीं है, पहले इनको ठीक कर लेते हैं, फिर जो है बाद में ये आएंगे। लेकिन हमारे एनएसए जो है दिमाग से बहुत तेज है, उन्होंने समझ गए कि चीनी कोई चाल चल रहा है यहां पर। अगर हमने यहां पर पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये तो हमारा ही है ना, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमारा ही है, तो यहां पर चीनी ये कहेंगे कि ये तो हमने सॉल्व कर दिया, अब यहां पर हमें भी दो हिस्सा। समझिएगा इस बात को कि एनएसए हमारे बहुत तरीके ये बात जानते हैं कि भाई यहां पर अगर हमने ये पहले सॉल्व कर लिया तो उनको एक जो है यहां पर एडवांटेज मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन वाले एरिया पे। तो हम क्या करते हैं, हमारी पॉलिसी क्या है कि सबको एक साथ सॉल्व करना है तो सबको करो, नहीं करना है तो भाई मत करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी लड़ेंगे तुमसे, क्योंकि हम जो है तुमसे कम तो है नहीं, हम तो तुमसे डरने वाले हैं नहीं। तो यहां पर हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि पूरा अगर सॉल्व करना है तो पूरा एक साथ सॉल्व करो, नहीं तो छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहां पर इंडिया का स्टैंड बिल्कुल साफ और क्लियर है। आपको 8 पॉइंट्स अब तरीके से बताने वाला हूं, समझना मेरे भाई। यहां पर देखिए, सीमा पर शांति और स्थिरता, पहली बात जो है बॉर्डर पे शांति रहनी चाहिए। दोनों जो आप समझते हैं कभी उधर से फायरिंग होती है, कभी इधर से फायरिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, फिर सीज फायर उसके बाद हो जाता है, और ये हमेशा हर दिन जो है चलते रहते हैं। हमारे तक जो है खबरें नहीं पहुंच पाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बॉर्डर पे जो है अभी हमेशा शांति बनी हुई है, क्योंकि वो भी कुछ करते हैं और हम भी इधर से उनको जवाब जरूर देते हैं। देखिए, सीमा विवाद का समाधान की दिशा में प्रगति, मतलब 2005 का मैंने आपको बताया जो एग्रीमेंट, वहां से हमने स्टार्ट की थी कि किस तरीके से हमें यहां पर चीजों को बदलना है, जो सीमा विवाद है उसको सॉल्व करना है। तो इसमें और ज्यादा प्रगति देखने को अब मिली है। मैंने आपको पहले बहुत वीडियोस में बता दिया था कि एनएसए गए हैं तो यहां पर जरूर कोई बात थी, लेकिन लोग उस टाइम पर समझ नहीं पाए। यहां पर देखिए, सीमा निर्धारण मतलब डिलिमिटेशन की, हर एक बाउंड्री को यहां पर हमें डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, फिर उस पर मार्किंग करनी पड़ेगी कि हाँ यहां से जो है हमारा एरिया है और यहां से चाइनीजों का एरिया शुरू होता है। ये सारी चीजें हमें ऑन द पहले मैप पे करनी पड़ेगी, जहां पे दोनों कंट्रीज के मेंबर्स होंगे, और फिर हम ऑन ग्राउंड वहां पर पिलर्स जो है गाड़ेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी अगर
पूरी बाउंड्री अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड हो जाती है तो हमें बाद में किसी भी तरीके के बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि इन चाइनीजों की बहुत जो है एक पॉलिसी है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। इनकी पॉलिसी यह है ना कि आज जो है एक किलोमीटर आगे जाऊंगा, फिर कल 1 किलोमीटर आगे जाऊंगा, ऐसे घुसूंगा, डायरेक्टली नहीं घुसूंगा। मैं पहले 1 किलोमीटर आज जाऊंगा, फिर 10 दिन बाद 1 किलोमीटर जाऊंगा। इस तरीके से इनकी पॉलिसी रहती है। और आपको बताऊंगा कि इसी पॉलिसी से जो है हम पीओके लेने वाले हैं। ध्यान रखना, आप डायरेक्टली कौन लेगा यार पीओके? अगर हम डायरेक्टली लेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज जो है उधर इंटरनेशनल कोर्ट्स तक बात पहुंच जाएगी, यूनाइटेड नेशन खड़ा हो जाएगा, ये सारे कंट्रीज जो है एकजुट हो जाएंगे और भिन्न भिन्नाती रहेंगी। तो हमें इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके पीओके को लेना है, क्योंकि हमारे लिए पीओके बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है ये बात। अब देखिए, एलएसी पर तनाव की स्थिरता तुरंत संभाली जाएगी। मतलब जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वहां पर अगर किसी भी तरीके की यहां पर दिक्कत होती है तो दोनों कंट्रीज यहां पर आएंगी सामने और इन चीजों को सॉल्व करेंगी। अब यहां पर देखिए, 2 नए मीटिंग्स +2 हॉटलाइंस, मैंने आपको बताया कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है, डेजिग्नेटेड मीटिंग्स होंगी। यहां पर 2 हॉटलाइंस बनाए गए हैं ताकि अच्छे तरीके से ढंग से बातचीत हो सके, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन एरर नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए मेरे भाई। क्योंकि दोनों बड़ी कंट्रीज है, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, तो यहां पर किसी भी तरीके की दिक्कत बर्दाश्त नहीं की जाएगी दोनों देशों के द्वारा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब यहां पर आपको बता तो कैलाश मानसरोवर यात्रा और बॉर्डर ट्रेड बढ़ेगा। मतलब आम आदमी जो है, भारतीय जो लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि मानसरोवर यात्रा जो है हम लोग भारत से कर पाएंगे अब तरीके से। अब हमें जो है नेपाल और जो है चाइना, यहां पर जो है नहीं जाना पड़ेगा। नेपाल के अंदर जो है हमारे बहुत जो है यहां पर श्रद्धालु गए थे, उनकी जो है जान चली गई है। आप एक बार जो है उनके लिए कमेंट में जरूर लिखना। यहां पर देखिएगा, सीमा पार नदियों पर बातचीत, इसके बारे में आपको डेजिग्नेटेड में बताने वाला हूं किस तरीके से चाइना काम कर रहा है। जो डैम्स बना रहा है, बहुत बड़े बड़े डैम्स बना रहा है भारत को घेरने के लिए, उस पर भी बातचीत हुई है। और यह बात जो है मैंने उस वीडियो में भी की थी, आपको पता होगा, वहां पर भी मैंने बातचीत की थी, लेकिन तब लोगों ने नहीं समझा था। यहां पर देखिए, अगली बड़ी बैठक भारत में 2027 में होने वाली है। अगले साल फिर से बैठक होने वाली है। तो यहां पर 2026 में पूरी तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं इस मैटर को। और यहां पर देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो है फिर से मैप को जो है गलत तरीके से चाइनीजों ने बना दिया है। नैरेटिव आप समझते हैं इन चीजों का। तो यहां पर हमारे लिए जो है पीओके लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें अगर अफगानिस्तान से कनेक्ट करना है, अगर हमें रशिया से कनेक्ट करना है, क्योंकि अफगानिस्तान तक रेलवे लाइन पहुंच चुकी है रशिया की, बस ये पीओके मिल जाए, उसके बाद हम पूरी तरीके से रशिया से कनेक्ट हो जाएंगे। पूरी तरीके से ये जो आपको सेंट्रल एशिया दिख रहा है उससे कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो गए ना मेरे भाई, पूरी तरीके से इकोनॉमी बूम होने वाली है। आप मेरी बात को आप समझ लेना, इस बात को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये बात चीन जानता है, चीन ये काम नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी हमें इसको करना पड़ेगा। भले स्लो प्रोसेस हो, 10 साल लग जाए, 8 साल लग जाए, लेकिन ये काम हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम पीओके को वापस ले। अब यहां पर आपको बताता हूं कि दोस्तों, इतना जो ये चाइना जो बार बार इधर उधर घुसते रहता है, इधर उधर आते रहता है, तो ये जो है अब भारत के साथ क्यों चाहता है कि भाई हमारी सुलह हो जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट हो जाए। आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूं। मैंने वेल रिसर्च करके मैं यहां पर आया हूं। अब देखिए, आपको यहां पर दिखाया मैंने कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स, यहां पर आप अगर पैसिफिक ओशियन की तरफ आएंगे तो यहां पर चाइना और ताइवान को देखिए एक बार। आपको अब जो है चाइना जो है यहां पर यह समझता है कि मुझे अगर यहां पर ताइवान पर कब्जा करना है, ताइवान पर अगर हमें अटैक करना है, तो मुझे पहले इंडिया के साथ जो है सुलह करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं अगर यहां पर अटैक कर दूं, मैं अपनी सारी मिलिट्री यहां पर लेकर आ जाऊं, अगर इंडिया जो है उधर से अटैक कर देता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, मेरी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। तो यहां पर यह अपना पूरा फोकस ताइवान पर लेके जाना चाहता है। इसलिए जो है भारत के साथ वो अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता है दोबारा, ताकि उनके बीच जो है ट्रेड जो है वो पूरी तरह ढंग से चलता रहे। और यहां पर ताइवान पे पूरा अपना फोकस जमाना चाहता है। आप इस बात को समझिएगा, अगर ये ताइवान को ले लेता है, सेमीकंडक्टर की खान है ताइवान, पूरा कंट्रोल हो जाएगा। वर्ल्ड का कंट्रोल जो है, सेमीकंडक्टर का कंट्रोल जो है वो
चाइना के हाथों में चला जाएगा। और ये जैसे ही हुआ, आपको मैं बताता हूं, चाइना पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स जो है बदल के रख देगा चाइना। यहां पर जो है इसको ताइवान नहीं मिलना चाहिए, और ये बात जो है अमेरिका भी जानता है, इसलिए जो है यहां पर बहुत सारे उसने बना रखे हैं, बेसेस बना रखे हैं, बहुत सारे मिलिट्री वॉरशिप्स यहां पे खड़ी हैं, एयरक्राफ्ट खड़े हैं अमेरिका के। उसका जो एसएस जॉर्ज वॉशिंगटन है वो यहां पर खड़ा था, लेकिन उसको वापस जो है निकालना पड़ा, क्योंकि ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा था, इसकी वजह से। अब आपको दोस्तों बताता हूं कि यहां पर ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा था, इसके बीच जो है यहां पर ये सीआईए एजेंट जो है वो गया था रशिया। अब भाई ये बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, और यहां पर ये इसके जाने का पीछे रीजन क्या है? अगर ये रशिया से मिल रहा है, और रशिया और आपको यूएसए का रिश्ता पता है कि 36 का आंकड़ा है दोस्तों, अगर ये मिलने जा रहा है और पूरे अपने ग्लोब मास्टर C-17 इतना बड़ा एयरक्राफ्ट लेके जा रहा है, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारे जेट्स हैं जिससे वो आराम से जा सकते हैं, इनके कॉमर्शियल जेट्स हैं, उनसे ये सीआईए एजेंट्स जाते हैं। तो यहां पर ये ग्लोब मास्टर ले जाने के पीछे का रीजन क्या है? कुछ लोगों ने तर्क ये दिया कि भाई ये जो है लेके जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे सामान है, इसमें जो है किसी भी तरीके का लीकेज नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन जो है यहां पर बाहर नहीं आनी चाहिए, इसलिए जो है ये लेके जा रहे हैं दोस्तों। दरअसल बात इसके पीछे की ये है कि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये तीनों सुपर पावर्स जो हैं, रशिया, चाइना और इंडिया, ये तीनों साथ आकर जो है यूएसए के खिलाफ रणनीति बनाए हैं पूरी तरीके से। तो यहां पर ये सीआईए एजेंट मिलने गया था, किससे? रशिया के साथ। और आपको ये बता दूं कि डील इतनी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस जयशंकर, आप टाइमिंग देखिए ना बॉस, यहां पर एस जयशंकर साहब जैसे ही भारत है, वैसे ही सीआईए एजेंट कूद के कहां गया? रशिया में गया। तो ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर इंडिया के खिलाफ भी कुछ ये बातें बोल रहा होगा, लेकिन हालांकि हमारी जो रशिया के साथ हमारी जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और इन चीजों से भारत को किसी भी तरीके से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस पर जो है हमें ज्यादा ध्यान भी नहीं देना। अब आपको बताता हूं नदी का क्या मामला है, ये जो डैम है उसका क्या मामला है दोस्तों। ये जो यारलुंग सांपो है ना, ये जो यहां पर है यारलुंग सांपो, यहां पर डैम बना रहा है ना, यहां पर ये डैम बना रहा है। तो यहां पर अगर डैम बनेगा दोस्तों, तो यहां पर अरुणाचल का हिस्सा खतरे में आ जाएगा। समझिएगा आप इस बात को कि अरुणाचल का अगर हिस्सा खतरे में आ गया, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से तबाही हुई नेपाल के अंदर, और यहां पर ये डैम जैसे ही बनाएंगे कि कभी भी पानी को रोक लेंगे, और जब हमें जरूरत नहीं होगी पानी की, आप समझिएगा इन चीजों को, जब जरूरत नहीं होगी तब ये पानी को रिलीज कर देंगे, और यहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अरुणाचल के लिए। और सिर्फ बाढ़ की स्थिति नहीं, यहां पर जान माल की हानि तो होगी ही। आप मिलिट्री तौर पर आप इसको देखिए, आप स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको देखिए कि अगर चाइना को स्थिति खराब नजर आती है तो ये पानी छोड़ेगा, और पानी जैसे ही छोड़ेगा तो यहां पर चीजें किस तरीके से बदलेंगे? जो हमारे ट्रेन्स है ना वो दलदली हो जाएंगे, पूरी तरीके से दलदली हो जाएंगे, और हमारी आर्मी जो है, हमारी आर्टिलरी गन्स हो गई, टैंक्स हो गए, वो आसानी से फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे वहां तक। तो आप इन चीजों को समझिएगा। अगर जो है चाइना अगर इसका इस्तेमाल कर सकता है तो यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब यहां पर इंडिया क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है? तो इंडिया यहां पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, रेलवे लाइंस बिछा रहा है, ताकि हमें किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, आर्मी अच्छे तरीके से मिनिमम टाइम में फैसिलिटेट कर पाए दोस्तों। तो यहां पर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव चाइना भी यहां पर खेल रहा है दोस्तों। आपको मैं एक प्रेडिक्शन करता हूं, फ्यूचर में ना दोस्तों यहां पर यह चीज होगी कि ह्यूमंस जो है वो नेचर को कंट्रोल करने लग जाएंगे। आपको यह बात अभी नहीं समझ में आ जाएगी, लेकिन आज से 50 साल बाद ये चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो बहुत कुछ कंट्रोल कर रहे हैं ह्यूमंस, जैसे डैम्स बना दिया तो पानी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन पूरे हद तक मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि नेचर का अपना रूल होता है, भगवान का अपना रूल होता है, उनके हिसाब से ही मानव को चलना पड़ता है। अगर नहीं चलेंगे आप तो चीजें खराब हो जाएंगी, विध्वंसक होंगी। आपने यहां पर नेपाल में देख लिया होगा किस तरीके से यहां पे चीजें हुई। तो अगर आपने नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की तो इस तरीके की भयानक दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। मैंने वो दृश्य देखा नेपाल के अंदर, बहुत ही भयानक है और बहुत ही मतलब दर्दनाक तस्वीरें हैं, और वो देखने से लगता है आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। हमारा नेपाल का रिश्ता बहुत अच्छा है, सीता माता का जन्म स्थान है वो, तो हमने कभी ये नहीं माना कि नेपाल हमसे अलग है, नेपाल भारत का ही हिस्सा है, इसलिए हमने उनको पूरी तरीके से मदद की, पूरी तरीके से हमने मेडिकल फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड कराई, पूरी तरीके से हमने देखिए आपने कितना मैंने
47 टन यहां पर क्रिटिकल रिलीफ मटेरियल भिजवाया और हमने घंटों में यह काम किया, अगले ही घंटे हमने भिजवा दिया वहां पर। तो भारत पूरी तरीके से तैयार था नेपाल की मदद करने के लिए, भले ही वो हमारे खिलाफ भी प्लानिंग करे, चीन के साथ मिल जाए, लेकिन हम वहां के लोगों को समझते हैं। भले पॉलिटिक्स किसी भी तरीके से चले, लेकिन लोगों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है और भारत ये बात बखूबी समझता है इन चीजों को। भले ही ये ग्रेटर नेपाल बनाने की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई जो बिहार है वो नेपाल का हिस्सा है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां के सिटीजन्स को, क्योंकि वो हमारे लोग हैं और उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और यही नीति हमेशा से भारत की रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है यहां पर सुरक्षित किया जाए। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब जो ये फूले हुए फूफा जी है ना जो चाइनीज, तो ये जो है मान गए हैं और ये जो है आ रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में भी बातचीत हुई थी कि आपको आना है कि नहीं आना है। क्योंकि दिक्कत क्या थी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। दिक्कत यह थी कि पाकिस्तान ब्रिक्स में आना चाहता था और पाकिस्तान ब्रिक्स में अगर आएगा तो भारत किसी भी तरीके से यह मानने वाली बात है नहीं भारत के लिए। तो भारत ने साफ स्टैंड रखा कि भाई पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, और यह बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है और यह कभी नहीं आ पाएगा। जब तक भारत ब्रिक्स में रहेगा तब तक यहां पर पाकिस्तान की कोई भी जगह नहीं होने वाली है। तो चाइना इसी बात पे नाराज था कि यहां पर अगर मुझे आना है तो यहां पर पाकिस्तान को भी आना पड़ेगा, लेकिन इस बात से भारत ने नकार दिया। और अब जो है अपने 400 कुनबे के साथ, 400 लोगों के साथ, सिक्योरिटी के साथ अब पूरी तरीके से चाइनीज आने वाला है, कि सी जिनपिंग आने वाला है और भारत के अंदर ठहरेगा। तो यहाँ पे होटल्स और मतलब यहाँ कहां पे रहना है उन सबके इंतजाम अब जो है भारत के अंदर किए जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर किए जा रहे हैं कि कहां रहना है, कहां खाना है, ये सारी चीजें, प्रोटोकॉल्स क्या क्या होंगे, किस तरीके से हमें कहां फैसिलिटेट करना है, कहां से कहां जाना है, ये सारी चीजें अब भारत रणनीति बना रहा है। क्योंकि अब जो है टाइम नजदीक आ चुका है, 12 सितंबर। आप डेट याद रखना कि इस दिन जो है अब पूरी तरीके से यहां पर रणनीति बनने वाली है तीनों देशों की, और जहां जैसे रणनीति बनेगी वहां पेट दुखेगा अमेरिका का। दोस्तों आपको यह आज का आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।